हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 6 में। और आज हम इस लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रकाश के अपवर्तन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहले हेडिंग बनाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए देखिए, प्रकाश, पिछले लेक्चर में आप प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए एक अपारदर्शी माध्यम का ऐसा पृष्ठ, ऐसा तल होना चाहिए जो चिकना हो, और उस पर प्रकाश की किरणें जब आपतित होती थी तो वो अभिलंब के साथ जिस कोण पर आती थी उसी कोण पर पुनः वापस लौट जाती थी। परंतु ये घटना उससे थोड़ा अलग है। इसके लिए कंडीशंस हैं कुछ। कंडीशन नंबर 1, प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यमों का होना आवश्यक है। दो माध्यमों का होना आवश्यक है। दूसरी बात तो ये कि वे दोनों माध्यम समांग पारदर्शी होने चाहिए। दोनों माध्यम समांग पारदर्शी होने चाहिए। तीसरी बात ये कि आपतित किरण क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण को C से दर्शाते हैं, तो क्रांतिक कोण से कम कोण पर आपतित हो। इसका क्या मतलब, ये क्रांतिक कोण क्या है? हालांकि ये क्लास 10th में आप पढ़े रहे होंगे, पर नहीं भी पढ़े रहे होंगे तो यहाँ आपको हम दोबारा पढ़ाएंगे। क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिस पर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तक तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। अर्थात जब आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पढ़ेंगे तो क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिस पर आने वाली प्रकाश की किरणें या आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण ठीक 90 अंश हो जाए, उसी कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। तो ये तीसरी जो कंडीशंस हमने बताया, आपतित किरण क्रांतिक कोण C से कम कोण पर आपतित होनी चाहिए, अन्यथा उसका अपवर्तन न होकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा। अर्थात उसमें प्रकाश के परावर्तन की घटना होने लगेगी। तो अगर ये किरण, प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से कम कोण पर आती तो उसी माध्यम में जाती, लेकिन अगर ये कोण क्रांतिक कोण के बराबर अथवा क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हुई तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, जो कि प्रकाश के परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करेगा। तो ऐसी कंडीशंस भी नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों, साथ में इसको आप नोट करते चलें। मिटा रहे हैं इसको हम। आइए समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अर्थात यह कौन सी घटना है जो प्रकाश की किरणों में होती है।
तो बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, इसके लिए जैसा कि हमने आपको कंडीशंस में बताया कि दो माध्यमों का होना आवश्यक है और वे दोनों समान पारदर्शी माध्यम भी होने चाहिए। तो चलिए हम मान लेते हैं ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मीडियम 1 है और इस सरफेस के नीचे मीडियम 2 है। उदाहरण के लिए जैसे ये एयर और इसको हम मान लेते हैं ये वाटर है। ये दो माध्यम है और यह एक ऐसा सरफेस है, ऐसा तल है जो इन दोनों माध्यमों को अलग अलग कर रहा है, अर्थात वायु और जल को अलग अलग करने वाला ये माध्यम है, सॉरी ये तल है, पृष्ठ है। और ऐसे पृष्ठ को यहाँ पर हम कहते हैं अपवर्तक तल, अर्थात इन दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाला जो तल है वही तल अपवर्तक तल कहलाएगा। और अपवर्तक तल इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसी पृष्ठ पर प्रकाश की किरणों की अपवर्तन की घटना होगी। तो चलिए देख लेते हैं। उसके लिए हमें एक किरण खींचनी होगी। चलिए हम मान लेते हैं कि ये जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पर पड़ रही है इस अपवर्तक तल का, उस पॉइंट पर यह एक अभिलंब खींचा गया है। इस तल के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली कोई भी रेखा खींची जाएगी तो वह अभिलंब कहलाएगी। तो ये हो गई आपकी आपतित किरण। और ये अभिलंब, ये आपतित किरण वायु अर्थात पहले माध्यम से चलते हुए यहाँ आपतन बिंदु पर पड़ती है। मान लेते हैं ये अभिलंब के साथ आई कोण बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। तो ये आई है आपका आपतन कोण। अब ये प्रकाश की किरण जब इस अपवर्तक तल से टकराएगी तो चूंकि इसके नीचे वाला जो माध्यम है वो वाटर है, वो भी एक समान पारदर्शी माध्यम है, अर्थात प्रकाश की किरण जल में भी चलती हैं। तो ये प्रकाश की किरण अब जल में प्रवेश करेगी। तो जब ये प्रकाश की किरण जल में प्रवेश करेगी तो ये अपने वास्तविक मार्ग से, इस किरण को जाना तो था इस मार्ग पर इस मार्ग पर न जा करके यह इस रास्ते पर जाएगी। यह है अपवर्तित किरण। तो चलिए देखिए, अगर यही वाटर ऊपर होता और एयर नीचे होता, या कोई दूसरा हम कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं उसको। मान लेते हैं ये है आपका वाटर और ये है ग्लास, और यहाँ बना लिया अभिलंब, और ये किरण आई एंगल इंसिडेंट, और इस किरण को जाना था इस मार्ग पर, चली गई इस मार्ग पर। ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। तो ये घटना भी प्रकाश का अपवर्तन ही कहलाएगा। तो चाहे ये घटना हो चाहे ये घटना, दोनों घटनाओं में हुआ क्या है उसको हमें समझना ध्यान से। ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही थी, तो ये अपने वास्तविक मार्ग से कुछ अंश विचलित हुई है। यहाँ भी वही घटना हुई है, जब किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो वो अपने वास्तविक मार्ग से कुछ अंश विचलित हुई है। अब ये विचलन अभिलंब की ओर हुआ है या अभिलंब से दूर हुआ, पर हुआ तो है। तो ये एक घटना है प्रकाश की किरण में। अच्छा, ये केवल विचलन ही नहीं,
इनकी चाल में परिवर्तन भी होता है। चाल में परिवर्तन, अगर ये स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो ये स्पीड इससे कम ही होगी वाटर में या ग्लास में या किसी अदर मीडियम में। जब किसी अदर मीडियम में प्रकाश की किरणें इंटर करती हैं तो उनकी स्पीड में चेंजिंग आती है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने वास्तविक मार्ग से कुछ अंश विचलित हो जाती हैं और उनके चाल में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की किरणों में होने वाली यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसको आप साथ में नोट भी करते चलेंगे क्योंकि डिफिनेशन इतनी लंबी मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए बच्चों फिर सुनिए, ध्यान से समझिए। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने वास्तविक मार्ग से कुछ अंश विचलित हो जाती हैं और उनकी चाल में परिवर्तन हो जाता है या केवल वास्तविक मार्ग से विचलित हो या केवल उनकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की किरणों में होने वाली यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने वास्तविक मार्ग से कुछ अंश विचलित हो जाती हैं अथवा उनकी चाल में परिवर्तन हो जाता है या विचलन एवं चाल में परिवर्तन दोनों हो जाता है एवं प्रकाश किरणों में होने वाली यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन की तरह ये आने वाली जो किरण है जो अपवर्तक तल की ओर आ रही है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण और अपवर्तक तल पर आपतन बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है तथा अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को या चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे है ये, थोड़ा यही नाम में परिवर्तन आया है। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ जो कोण R है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। तो इसे आप नोट करिए और इसके बाद हेडिंग बनाइए अपवर्तन के नियम। तो चलिए मिटा रहे इसको। अपवर्तन के नियम से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि मैंने जो दो किरण आरेख बनाया, एक में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक रही थी और दूसरे में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भाग रही थी। ऐसा क्यों होता है? हालांकि क्यों होता है इसको हम समझने के लिए अपवर्तनांक क्या होता है माध्यम का वो समझेंगे तो समझ में आएगा। पर अभी थोड़ा जान लेते हैं कि ये किरण कब अभिलंब की ओर आएगी और कब अभिलंब से दूर जाएगी। कारण हम बाद में समझेंगे, लेक्चर आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर पहला माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण पहले इंटर की वह रेरल मीडियम है अर्थात विरल माध्यम है और मीडियम 2 दूसरा
मीडियम डेंसर मीडियम है अर्थात सघन माध्यम है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर ये विरल माध्यम है और दूसरा वाला सघन माध्यम है तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकेंगी। देखिए ये किरण जा तो रही थी इधर, पर उधर न जा करके ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसके विपरीत यदि पहला माध्यम सघन हो और दूसरा माध्यम विरल हो, अर्थात जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही होगी तो वह अभिलंब से थोड़ा दूर भागेगी, अर्थात अभिलंब से दूर चली जाएगी। अब सवाल यह है कि विरल माध्यम किसको कहेंगे और सघन माध्यम किसको कहेंगे। तो देखिए बच्चों, ये विरल या सघन कोई फिक्स मीडियम नहीं है, ये तुलनात्मक अध्ययन है। हम दोनों माध्यमों में तुलना करेंगे तो ही बता पाएंगे कौन सा विरल है और कौन सा सघन माध्यम है। जैसे एयर और वाटर की अगर हम बात करें तो एयर आपका बनेगा विरल माध्यम और वाटर बनेगा सघन माध्यम। परंतु अगर हम वाटर की ग्लास से कंपैरिजन करें, कांच से तुलना करें, तो यही वाटर जो यहाँ पर सघन माध्यम था अब ये विरल माध्यम होगा और ये ग्लास सघन माध्यम बन जाएगा। अर्थात वे दोनों माध्यमों जिनमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना हो रही है, उन दोनों माध्यमों में जब तक हमें दोनों का पता नहीं होगा कि वो क्या हैं, तब तक हम नहीं बता सकते कि उसमें से कौन सा रेयर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। अब प्रश्न ये है कि रेयर किसको कहें और डेंसर किसको है। मान लीजिए हमको पता हो गया कि दोनों मीडियम क्या है, पर ये कैसे पता करें कि कौन सा रेयर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। तो ये है डेंसिटी पर डिपेंड करता है उनकी। दोनों माध्यमों में डेंसिटी यानी घनत्व, दोनों माध्यमों में जिसका घनत्व अधिक होगा वह डेंसर मीडियम कहलाएगा और जिसका घनत्व कम होगा वह रेयर मीडियम अर्थात विरल माध्यम कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें एयर और वाटर में, वायु और जल में, तो वायु का घनत्व कम होता है और जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वायु विरल माध्यम बनी और जल सघन माध्यम बना। परंतु अगर हम इसी वाटर का कांच या ग्लास से कंपैरिजन करें, ग्लास से तुलना करें, तो ग्लास की तुलना में वाटर का डेंसिटी बहुत कम होता है, इसलिए ये विरल बन गया और ये सघन बन गया। तो ध्यान रहे, जब दोनों माध्यमों में पता चल जाए कि कौन कौन से वो माध्यम हैं, तो उनमें हम ये पता करेंगे कि किसकी डेंसिटी अधिक होगी। जिसकी डेंसिटी अधिक होगी वह सघन माध्यम कहलाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वह विरल माध्यम कहलाएगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप नोट करिए फटाफट। और इसके बाद हेडिंग बनाइए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो ध्यान दें बच्चों, आप इसी तरह प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े होंगे, मैं उन्हें थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा आपको। आप प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम में पढ़े हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होने चाहिए या तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो ये पहला नियम तो सेम अपवर्तन का भी है,
क्योंकि इसमें भी आपतित किरण है। पर थोड़ा सा परिवर्तन है, वहां परावर्तित किरण थी, यहां अपवर्तित किरण होगी। और तीसरी चीज है अभिलंब। जो कि सेम, तो ये दोनों तो सेम, पर ये थोड़ा अलग है। आप अपवर्तित, यहाँ परावर्तित किरण के स्थान पर यहाँ हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। तो ध्यान रहे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। जैसे ये व्हाइट बोर्ड आपका एक सरफेस है, तल है, तो तीनों किरणें एक ही, जैसे ये अभिलंब है, आप देख रहे हैं ये इसी पृष्ठ पर है, और ये आपतित किरण है वो भी इसी पृष्ठ पर है, तो अपवर्तित किरण भी इसी पृष्ठ पर होनी चाहिए। अर्थात ऐसा ना हो कि यह अपवर्तित किरण इधर निकल जाए या इधर चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये पृष्ठ से बाहर हो जाएगी, और रूल कहता है कि ये पृष्ठ से बाहर नहीं होनी चाहिए, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये है रूल नंबर 1। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। रूल नंबर 2, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। रूल नंबर 2 थोड़ा अलग है, वो प्रकाश के परावर्तन के नियम जैसा बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ वहां आपतित किरण थी अवश्य, वहां आपतन कोण आई बना था, परंतु यहाँ अपवर्तन कोण आर बनेगा। यहाँ आई को कहेंगे आपतन कोण, और ये आर है अपवर्तन कोण। वो नियम था, आपतन कोण वहां नहीं, वहां आपतन कोण तो था, अपवर्तन कोण नहीं था, यहाँ अपवर्तन कोण है, बाकी प्रतीक एक जैसा है। तो वहां क्या था, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, पर यहाँ आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। यहाँ आपतन कोण अलग और परावर्तन अपवर्तन कोण अलग होते हैं। फिर समान क्या होता है, इनमें समानताएं क्या होती हैं। तो पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो पहले माध्यम में, हालांकि पहले माध्यम में तो सदैव आपतन कोण ही होगा, क्योंकि पहले माध्यम में ही प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। तो पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, त्रिकोणमितीय अनुपात, पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की ज्या, अर्थात साइन आर का अनुपात, इनका अनुपात सदैव कांस्टेंट होता है, नियत रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। फिर से सुनिए, पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव कांस्टेंट होता है, सदैव नियत रहता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। 1 और 2, ये क्या है, पहले शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं इसको, मीडियम 1 के सापेक्ष मीडियम 2 का अपवर्तनांक। ये एक नई चीज यहां मिली आपको, अपवर्तनांक। चलिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर पहले नियम को समझ लेते हैं।
पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे स्नेल का नियम अथवा प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। तो फिर से दोनों नियमों को सुनिए। एक और नियम साथ ही, प्रकाश के परावर्तन में मैंने आपको बताया कि परावर्तित प्रकाश की किरणों की ना तो चाल बदलती है और न ही आवृत्ति बदलती है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में केवल आवृत्ति या रंग, प्रकाश का रंग नहीं बदलता, आवृत्ति या प्रकाश का रंग नहीं बदलता, परंतु प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है। अर्थात जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो पहले माध्यम में प्रकाश की किरण जिस स्पीड से आ रही होती है वही स्पीड दूसरे माध्यम में नहीं होती, बदल जाती है। ये बदलकर घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। वो डिपेंड करता है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है। तो इसी के साथ केवल चाल नहीं, आवृत्ति भी बदल जाती है। अगर प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है, परंतु आवृत्ति और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फटाफट फिर से समझ लेते हैं इन तीनों नियमों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। पर ध्यान रहे ये अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया हो, तो नहीं तो अभिलंब तो अभी सरफेस के अभिलंब हम कहीं भी खींच सकते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम जो है आपका स्नेल के नियम से भी जाना जाता है और यह नियम है पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तीसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में केवल आवृत्ति या प्रकाश का रंग ही नहीं बदलता, रंग नहीं बदलता, इसके अतिरिक्त प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है और दिशा भी बदल जाती है। अच्छा, ये आवश्यक नहीं कि दिशा बदले, परंतु प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य तो 100% बदलेगी। एक कंडीशन ऐसी भी होगी जब इसमें विचलन ना हो। अगर प्रकाश की किरण अपवर्तक तल पर ठीक 90 डिग्री एंगल पर हो तो ये दूसरे माध्यम में जब इंटर करेगी तो उसमें विचलन नहीं होगा, अर्थात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में जाएगी, परंतु उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा। स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाएंगे पर उसकी डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ऐसी घटना भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना ही कहलाएगी। तो फटाफट इन्हें नोट करिए और अगली हेडिंग बनाइएगा, प्रकाश अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। तो चलिए इसे नोट करिए। ठीक है बच्चों, मिटा रहे हैं इसको हम। हेडिंग बनाइए, माध्यम का अपवर्तनांक।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। चलिए समझते हैं ये क्या चीज है। पहले तो ये जान लें कि ये अपवर्तनांक होता कितने प्रकार का। ये दो तरह का होता है। नंबर 1 सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम 1 और 2 पहला मीडियम दूसरा मीडियम से रिप्रेजेंट करते हैं। और सापेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होगा 1 and 2 is equals to मीडियम 1 में प्रकाश की चाल V1 बटे मीडियम 2 में प्रकाश की चाल V2, या इसका दूसरा फार्मूला होगा मीडियम 1 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ1 बटे मीडियम 2 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ2। और दूसरा है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए बारी बारी समझते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक माध्यम की प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, जैसे डेंसिटी, मास, चार्ज, इलास्टिसिटी, ये सब प्रॉपर्टीज हैं मीडियम की। उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मीडियम की ही प्रॉपर्टी है। पर ये प्रॉपर्टी करती क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम का वह गुण है ये जिसके कारण प्रकाश की चाल अथवा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है, उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात माध्यम का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों की चाल अथवा दिशा को परिवर्तित कर देता है, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से सुनिए ध्यान से, इसे कॉपी में नोट करिएगा। माध्यम का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों की चाल और दिशा को परिवर्तित कर देता है, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। क्योंकि देखिए फार्मूला इसका क्या है, मीडियम 1 में प्रकाश की चाल जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, और मीडियम 2 में प्रकाश की चाल इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगी, और मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, अर्थात कोई इसकी डायमेंशन बचेगी नहीं। अगर हम दूसरे वाले फार्मूले की बात करें तो मीडियम 1 में प्रकाश की चाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जिसकी यूनिट मीटर होगी, क्योंकि ये लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, और मीडियम 2 में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और इसकी भी यूनिट मीटर होगी, तो यहाँ भी मीटर से मीटर कट जाएगा और इसकी कोई यूनिट बचेगी नहीं। अर्थात यह एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और यह दो प्रकार का होता है, सापेक्ष, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, सापेक्ष
अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1n2 या n21 से प्रदर्शित करते हैं और यह एक विमाहीन राशि है। फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1n2 या n21 से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। या जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो पहले माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1n2 से या n21 से प्रदर्शित करते हैं और यह एक विमाहीन राशि है। दूसरा है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब प्रकाश की किरण वायु अथवा निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, इसके लिए बच्चों ध्यान रहे, पहला मीडियम फिक्स है, या तो वायु हो मीडियम 1 या तो वायु हो या निर्वात हो। निर्वात का मतलब एकदम खाली जगह, जहां कुछ भी ना हो, एकदम फ्री हो, एकदम कोई भी पार्टिकल ना हो, कुछ भी ना हो, एकदम खाली जगह हो, उसको हम कहते हैं निर्वात, वैक्यूम। पहला माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, दूसरा कुछ भी हो, मीडियम 2 कोई भी हो, कोई भी माध्यम हो सकता है। तो अब पहला मीडियम निर्वात या वायु हो गया और दूसरा मीडियम आपका मान लेते हैं वाटर है, ग्लास है, या जो भी आपका मीडियम है। तो अब हम अपवर्तनांक का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ वायु या निर्वात का अपवर्तनांक रखा जाएगा, वायु या निर्वात का अपवर्तनांक, और दूसरे सॉरी यहां लिखना है आपको, फिर से मैं फार्मूला लिख रहा हूं, 1n2 इज इक्वल्स टू वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम c से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। उसको v से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो n = c/v, ये आपका फार्मूला बना। तो जब प्रकाश की किरणें वायु अथवा निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। बाकी तो सारा वही प्रोसेस, ये भी विमाहीन राशि है, भले चाहे प्रकाश वायु अथवा निर्वात से आए, उसकी चाल का मात्रक तो वही होगा या उसके वेवलेंथ की यूनिट तो वही होगी। तो ये इसका फार्मूला बना n = c/v। तो चलिए मैं फिर से फटाफट इन्हें बता दे रहा हूं और आप साथ में नोट करते चलेंगे। माध्यम का वह गुण जिसके कारण प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय उसकी चाल अथवा
दिशा को परिवर्तित कर देता है वही अपवर्तनांक कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1n2 या n21 से प्रदर्शित करते हैं और यह एक विमाहीन राशि है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको देखिए, जब प्रकाश की किरणें वायु अथवा निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका भी कोई विमा नहीं होती, यह भी एक विमाहीन राशि है। तो फटाफट इसे नोट करें आप। ठीक है बच्चों, मिटा रहे हैं इसे हम। ठीक है, लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। पहले इसको हम समझ लेते हैं, ये सूत्र क्या होता है। ठीक है, यदि मीडियम वन का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, हालांकि निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से दर्शाते हैं, पर अगर दो मीडियम हो तो पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को n1 से, दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को आप n2 से दर्शा सकते हैं। इसी तरह अगर तीन माध्यम होते तो पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को n1 से, दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को n2 से और तीसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को n3 से दर्शा देते हैं। तो यहाँ मान रहे हैं कि ये दो माध्यम है, यदि मीडियम वन का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 तथा मीडियम टू का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 हो तो मीडियम वन के सापेक्ष मीडियम टू का अपवर्तनांक अर्थात देखिए यहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जिसको हम 1n2 या n21 से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होगा दूसरे माध्यम मीडियम टू का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 बटे मीडियम वन का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1। तो फार्मूला बनेगा आपका 1n2 इज इक्वल्स टू n2 by n1।
यही है सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। ये है सापेक्ष अपवर्तनांक और ये दोनों है निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए इन्हें फटाफट आप नोट करिए। और लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 में 5 तक हमने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा किया था। और लेक्चर नंबर 6 से आपका स्टार्ट होता है प्रकाश की किरणों में होने वाली एक नई घटना, प्रकाश के अपवर्तन।